जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिस पर। तो दोस्तों आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई के अग्निवीर एयरफोर्स एक्सप्रेस स्वयं का थर्ड शिफ्टों का जो एग्जाम था आपका हो गया है। तो जिन लोगों का भी एग्जाम था आशा करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 30 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्नों को देखेंगे जो कि दोस्तों मुझे मिल गए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह के रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होता है या आपको पीडीएफ की जरूरत होती है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है 9973741666। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आया था कि भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, वो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है ने यहाँ विंग्स इंडिया 2022 के बारे में भूमिका का कार्यक्रम उद्घाटन किया है, जो कि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम वाणिज्यिक सम्मान और व्यावसायिक विमान है। तो हालांकि दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भी लोग ऑप्शन में क्लिक किए होंगे आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और मंत्रियों को देख लें जो कि दोस्तों अगले शिफ्ट में आने की संभावनाएं हैं। तो रेल मंत्री की बात करें तो ये आपका अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसके बाद जल मार्ग और जहाज मंत्री की बात करें तो ये दोस्तों आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। इसके बाद आयुष मंत्रालय की बात करें तो ये आपका सर्बानंद सोनोवाल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री आपके अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सहकारिता मंत्रालय जो कि दोस्तों आपका हाल ही में बनाया गया है उसके भी मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। तो इन सभी मंत्रियों को याद रखना है, जो कि दोस्तों अगले शिफ्ट में आने की आपका भरपूर संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि 23 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर की बात कर 23 जनवरी दोस्तों है। 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 23 जनवरी दोस्तों आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है 23 जनवरी को। और इसी साल से दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, कौन सा दिवस, तो पराक्रम दिवस दोस्तों मनाने का निर्णय लिया गया है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोस्तों आपका इस साल का जो 23 जनवरी था आपका सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। तो 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है कि मोदी सरकार ने पहले सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस मनाने के रूप में आपका शुरुआत किया है। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो दोस्तों इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जो कि भारत के आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो दोस्तों इसे याद रखना है। अगला प्रश्न आपका आया था दोस्तों कि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों जेपीईजी का फुल फॉर्म की बात करें तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है आपका जेपीजी का फुल फॉर्म। जेपीईजी और जेपीजी दोनों एक ही फॉर्मेट है। ये एक तरह का इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है जिसके जरिए फोटो को देखा या ओपन किया जा सकता है। यह ग्राफिक इमेज को कंप्रेसिंग करने का तरीका है। तो जेपीजी का जो फुल फॉर्म होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप आपका राइट आंसर होगा, जिन्होंने भी क्लिक किया होगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का कहना है, कुछ विद्यार्थियों का, कि जावा का भी फुल फॉर्म आया था। तो जावा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, देखने में तो कोई हर्ज नहीं, एक 30 सेकेंड की बात है। तो जावा का जो फुल फॉर्म होता है जस्ट अनदर वर्चुअल एक्सेलेरेटर आपका जावा का फुल फॉर्म होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जावा का पूछा था या जेपीईजी का फुल फॉर्म पूछा था। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा गया था संदीप नरवाल किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों संदीप नरवाल दोस्तों भारतीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। ये दोस्तों संदीप नरवाल का जन्म है जो कि 5 अप्रैल 1993 ईस्वी को सोनीपत में हुआ था। सोनीपत जो कि दोस्तों हरियाणा में स्थित है। तो संदीप नरवाल का संबंध पूछा था तो ये आपका कबड्डी से है, कबड्डी राइट आंसर होगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों प्रदीप नरवाल, जो कि दोस्तों संदीप नरवाल का ही भाई है। तो संदीप नरवाल, प्रदीप नरवाल दोनों दोस्तों भारतीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, जो कि दोनों का संबंध हरियाणा से आपका है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश का, तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि दोस्तों क्षेत्रफल के आधार से और जनसंख्या के आधार से दिल्ली सबसे बड़ा प्रदेश है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है कंफर्म नहीं मिल पाया है, क्योंकि दोस्तों अभी जो वर्तमान में आपका कुछ केंद्र शासित प्रदेश को छाटकर राज्य बनाया गया है, राज्य को बनाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो दोस्तों हालांकि आपका 2 आंसर बता देता हूँ, एक है जम्मू कश्मीर, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जम्मू कश्मीर होगा, नहीं तो दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन आया था और कौन सा, अगर आंसर मालूम होगा तो आंसर भी बताइएगा।
क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा प्रदेश दोस्तों आपका लक्षद्वीप है, जो कि दोस्तों क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर आपका सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा प्रदेश आपका लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद दोस्तों अंडमान निकोबार आपका आता है। तो फर्स्ट पे आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सेकेंड पे आपका लद्दाख हो जाएगा, और थर्ड पे दोस्तों आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जिसमें दोस्तों सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो आपका 250 है। तो 250 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में दोस्तों 245 आपके राज्यसभा में सीटों की संख्या है। राज्यसभा की बात करें तो ये एक ऐसा सदन है जो कि कभी भी गठित नहीं होता है। इसके सदस्य प्रत्येक 2 साल पर आपका 1/3 सदस्य आपका ऐसे लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा है, उसमें दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या आपका 550 है। 550 अधिकतम है, लेकिन दोस्तों बात करें आपका वर्तमान में तो वर्तमान में दोस्तों आपका 543 है। तो अधिकतम 550 और अधिकतम बात करें तो 543। पहले ये दोस्तों 545 और 552 हुआ करता था। हालांकि दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही जो एंग्लो इंडियन जो होता है दोस्तों वो आपका हटा दिया गया है कि एंग्लो इंडियन के तौर पर कोई भी इसको सदस्य आपका शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों 543 और 550 आपका लोकसभा का सदस्य हो गया है। अधिकतम 550 और वर्तमान में दोस्तों आपका 543 सदस्य आपके लोकसभा में है, और राज्यसभा में 250 और 245। राज्यसभा की बात करें तो ये सबसे उच्च सदन है, जो कि कल भी आपके आया था। कल के शाम की शिफ्ट में आया था कि सबसे उच्च सदन कौन सा है। तो दोस्तों आपका राज्यसभा है। लोकसभा की बात करें दोस्तों ये आपका निचला सदन है। इसके बाद संसद की बात करें तो संसद तीन लोगों को मिल से बनता है। पहला आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का जो आर्टिकल है आपका 79 है। इसके बाद राज्यसभा का आर्टिकल दोस्तों बात करें तो 80 और आर्टिकल 81 की बात करें तो ये आपका लोकसभा से संबंधित है। तो इन सभी को दोस्तों आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि शंकराचार्य के 4 धाम कौन कौन से हैं। तो शंकराचार्य के जो 4 धाम है दोस्तों चारों दिशाओं में स्थित है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दोस्तों उत्तर में बात करें तो उत्तर में दोस्तों आपका उत्तराखंड में स्थित है, जिसे कि दोस्तों बद्रीनाथ धाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर में दोस्तों आपका उत्तराखंड में है। इसके बाद दक्षिण में बात करें तो ये दोस्तों आपका रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। इसे श्रृंगेरी धाम के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पूरब की बात करें तो पूरब में दोस्तों आपका पुरी में स्थित है, जो कि दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। इसे गोवर्धन धाम के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों उड़ीसा के जगन्नाथ जगह का नाम है, वहीं पर दोस्तों आपका स्थित है आपका गोवर्धन धाम, जो कि दोस्तों शंकराचार्य के धाम से ही रिलेटेड है। अब बात करें दोस्तों पश्चिम का, तो पश्चिम में दोस्तों आपका ये गुजरात में पड़ता है, द्वारिकापुरी धाम, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। तो प्राचीन समय से ये धाम तीर्थ के रूप में मान्य है, लेकिन इनके महत्व का प्रचार जगत शंकराचार्य ने शुरू किया था। तो ये दोस्तों आपका शंकराचार्य के 4 धाम से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपके इस बार 3rd शिफ्ट में आपका आया था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के जीके जिसके शिफ्टों में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी प्रकार से रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। इंग्लिश के प्रश्न जैसे ही आते हैं उसका भी एनालिसिस वीडियो बना देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे ही वीडियो आपका अपलोड होता है आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।